लाइक बंदे ने 27 ईयर्स की एज पे अपने लिए पार्टनर ढूंढना शुरू किया एंड ही इज 32 नाउ। 5 साल हो गए, अभी तक कोई नहीं मिला। सो आई वॉज वेरी लोनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे को दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। मैं ऐसे ही भोला भाला, कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल नहीं रही है, मार्केट में जॉब्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछले प्रॉबली आने की जरूरत नहीं थी, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा भी लाइफ इंडिया में तो ज्यादा बेटर थी, ये बोलना शुरू हो गई कि कनाडा बेकार है। कनाडा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लोग हंसेंगे जो मैं बोल दिया, तो वो सारी चीजें मेरे को पसंद नहीं थी, वो मैं चेंज करना चाहता था, इसलिए मैं आया। आज के टाइम पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर मेरे से कोई भी पूछता है, मैं उनको ये बोलता हूँ, देखो अगर सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए कि भाई वहां राइट IITs NITs जो भी आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, वहां पे जाके मैं सेमिनार्स देने लग गया। ऑनेस्टली यार, मैं क्या झूठ बोलूं, नहीं करते यार। Today's guest needs no introduction. आपने अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी में इनकी कोई ना कोई वीडियो तो देखी होगी. In this podcast, we are going to uncover Gur Sahib's different side as we discuss offbeat topics like why did he start YouTube, social media पे grow करने के लिए tips, his travel stories, interesting reason behind starting his dating socialization initiative, and then some mainstream topics like his opinion on today's Canada and how to get a job in this market. So let's get started. मैंने वो आपकी अनाउंसमेंट देखी थी कि आप डेटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हो. आई थिंक दैट इज अ वेरी नोबल कॉज लोनलीनेस इज रियल एंड अगर कोई एक पार्टनर ही मिल जाए, चाहे फ्रेंड्स नहीं भी है उतने, दैट कैन जस्ट इनहांस योर लाइफ. तो आई एम क्यूरियस, आपको ये आइडिया कैसे आया एंड आपने कैसे शुरू किया? आइडिया बेसिकली ऐसे ही आया कि एक बार मैं और मेरी वाइफ ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ऐसा सीन होता है, और हमने लव स्टोरी वगैरह शेयर की थी, और उस पर ना हमारे यूट्यूब चैनल पे, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए और DM आए, भाई तुम तो लकी हो, यू हैव अ पार्टनर हियर, इट्स वेरी इजी फॉर यू। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो आपका पार्टनर, मतलब व्हेन यू आर एट जॉब तो आपका पार्टनर आपका घर संभाल लेगा, मतलब इस टाइप के कुछ DMs आए थे। तो वहां से थोड़ा सा एक आइडिया है कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। प्राइमरी मोटिव फॉर दैट इज डेटिंग, फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर यू इन कैनेडा, बिकॉज ये एक पर्सनल, नॉट पर्सनल बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का एक्सपीरियंस रहा है। लाइक आई हैव फ्यू फैमिली मेंबर्स हियर इन कनाडा। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लाइक दे डोंट हैव अ पार्टनर, बट दे आर लुकिंग फॉर समबडी इन अ अरेंज मैरिज थिंग, राइट? बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड समबडी। लाइक 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कोई नहीं मिल रहा। कनाडा में इमिग्रेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हम जब नए नए आते हैं तब ये सोचते नहीं है। इफ यू आर नॉट डेटिंग समबडी और आप फ्यूचर में सोचते हो चलो जी लड़की मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा, बट एक्चुअल में इट्स अ चैलेंज। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कंसीडर किया, तो हमने सोचा कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। डेटिंग तो ठीक है, बट इट्स also something called socialize, like name is Let's Socialize, which is Indian brand, like it's already very popular in India. So उसके साथ पार्टनर किया so that we get a brand name, ताकि कॉपी करना थोड़ा इजी ना हो। तो इट्स वेरी इजीली कोई भी करा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और डेटिंग तो है ही, इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि पीपल शुड फाइंड फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स अ प्लेस टू सोशलाइज, टू नेटवर्क, लाइक इन एनी फैशन। इफ समबडी कैन फाइंड देयर पार्टनर, दैट्स द बेस्ट थिंग। बट अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आपको सिंपली सोशलाइज करना है अपनी सिटी में या फिर आसपास, तो यू कैन कम हियर एंड डू दैट स्टफ। विश यू ऑल द बेस्ट कॉज ये काफी नोबल कॉज है एंड जैसे आपने बोला कि ये बहुत इजीली कॉपी हो सकता है, बट देखो आपसे पहले किसी ने किया नहीं था, सो आप सबसे पहले इस चीज को कर रहे हो एंड इस चीज की मार्केट को इतनी ज्यादा नीड थी एंड आई थिंक जिनको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा इस चीज से, they would be so grateful. Exactly. हमारे 2 इवेंट हुए हैं अभी तक, मिसागा में ही कराया अभी तक हमने 2 इवेंट। दोनों इवेंट में 80% ऑफ द पीपल सेड कि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई रिसोर्स ही नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे वी कैन फाइंड समबडी। ऑनलाइन जो एप्स हैं या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, उस पे कहते हैं वो बात बनती नहीं है। जब हम यहाँ पे आके बात करते हैं डायरेक्टली, तो इट्स अगर स्पार्क होता है तो वी जस्ट टॉक टू ईच अदर, नंबर एक्सचेंज कर लिया। इनफैक्ट जो फर्स्ट इवेंट हुआ था उसमें 50+ लोग आए थे, उसमें काफी सारी जोड़ियां बन गई थी, आई वुड से। Oh wow. या और लास्ट Nice. इवेंट में दैट वाज फॉर मोर मेच्योर्ड पीपल फ्रॉम 35 to 45। मतलब वो तो राउंड टेबल बना के बातें जाते चल रही हैं, चाय पे चर्चा जैसे होती है उस टाइप से चल रहा है। फ्रेंड्स बन गए, कुछ पुराने फ्रेंड्स थे, कोई स्कूल के एक दूसरे को जानते थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया वहां। एंड दे सेड कि ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि नाउ आई हैव समबडी टू टॉक टू।
कुछ लोग दैट ऐसे इज द मेन थिंग, बिकॉज हम अगर किसी के फ्रेंड्स हो या पार्टनर हो तो इतना वो फील नहीं होता कि वो चीज कैसे किल कर सकती है बंदे को धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बात करने को नहीं है। तो Yeah. जैसा इस इवेंट की वजह से मेरे को 4 लोगों का नंबर मिल गया जो मेरी ही सिटी में रहते हैं, मेरे को पता नहीं था। ऑब्वियसली कैसे पता लगेगा, कहता अब मेरे पास हैंग आउट करने के लिए कोई तो है, चाहे वो दे आर नॉट डेटिंग बट स्टिल दे हैव समबडी टू टॉक टू, तो ठीक है। यस, एंड आपकी मैंने एक स्टोरी भी देखी थी जिसने आपने बताया था कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स आपको ज्यादा मिल रही हैं अभी। यस, लास्ट जो इवेंट हुआ था उसमें हम परेशान हो गए थे। जो फर्स्ट 10 बुकिंग्स आई थी हमारी, उसमें से 8 बुकिंग्स फीमेल की थी एंड 2 बुकिंग्स मेल्स की थी। हमें टेंशन हो गई थी क्या करेंगे। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई रीजन था या? हम खुद शॉक हो गए थे बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था। तो जो रविंदर सिंह है, जो एक्चुअल में जिन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था, जो ऑथर हैं, तो उन्होंने बताया कि वेलकम टू द द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसे होता है, मतलब इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। इंडिया में काफी बार इवेंट कैंसिल हुआ है जस्ट बिकॉज फीमेल्स की जो बुकिंग्स थी वो ज्यादा थी, मेल्स की बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए कैंसिल कराना पड़ा क्योंकि वो रेशियो सही नहीं बैठ रही थी। एंड मेरे को लगता है इससे एक चीज हमारे को ये भी पता चलती, ऑल्दो डेटा उतना नहीं है कि हम एक ग्लोबल कंसेंसस ले सके, बट इट्स मोर ऑफ कि लड़के सोचते होंगे कि ओ लड़कियों को अप्रोच करना डिफिकल्ट है, बिकॉज लगता है ना लड़कों के माइंड में कि लड़कियों का तो है, लड़के आते हैं पूछ लेते हैं, उनको ऐसे ही पार्टनर मिल जाता है, बट मे बी द रियलिटी इज डिफरेंट है। लाइक एवरीबडी नीड्स समबडी, ऐसा नहीं है कि लड़के ही होंगे वहां। मेरे को कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई वहां पे जाएंगे वहां तो लड़के लड़के होंगे, लड़कियां तो आएंगी नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट इवेंट में भी 52 कुछ लोग थे, तो 26 ऐसे था, और इस बार भी हमारा एग्जैक्टली इक्वल था 15-15। तो इट्स अ गुड थिंग, लाइक रेशियो बराबर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर रेशियो अच्छा नहीं आएगा तो वी विल कैंसिल द इवेंट या फिर पोस्टपोन कर देंगे। वो टोरंटो में भी कराने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो वी आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स। नाइस, यू कैन काउंट मी इन। एंड जो आपने बात कही ना कि लोग कहते हैं कि सेम सिटी में थे बट हमारे को पता ही नहीं था, एंड आई थिंक दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रोएक्टिव बंदा कितना है, कितना सोशलाइज कर रहा है, उस पर वेरी करेगा, बट जनरली ऑर्गेनिक कनेक्शंस कम हो जाते हैं वंस यू गेट आउट ऑफ योर स्कूल या यूनिवर्सिटी। बस काम पे जाओगे, उधर प्रोफेशनल थोड़ा रखना ही पड़ता है, बहुत कम लाइकलीहुड है कि आपको कोई जॉब पे ही पसंद आ जाए। तो बाकी कहीं तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कैसे ही मीट करेंगे, बहुत ही रैंडम अकरेंस होगी। लोगों के पास इतना कि एवरी वीकेंड दे आर गोइंग समवेयर, कि पार्टीज पे जा रहे हैं या कोई सोशलाइजिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इफ दे हैव समथिंग, हमारे जैसे इवेंट करा रहे हैं ऐसा होगा। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इफ अ फीमेल इज कमिंग और अ मेल इज कमिंग, यू नो दैट वो क्यों आए हैं यहाँ पे, वो इवेंट किस लिए है, सो दे विल बी ओपन टू टॉक टू देम। अगर मैं किसी डेटिंग इवेंट पे जाता हूँ और वहां पे मेरे को किसी लड़की को अप्रोच करना है, मैं बिना किसी हेजिटेशन के अप्रोच करूंगा, बिकॉज आई नो कि वो भी, उसको भी पता है कि डेटिंग इवेंट है, वो क्यों आए हैं यहाँ पे, सो उसमें क्या टेंशन है। अगर वैसे ही आप जनरली किसी इवेंट पे जा रहे हो, लाइक जॉब के नेटवर्किंग इवेंट पे या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, यू डोंट नो कि समबडी सिंगल और नॉट, और अप्रोच करोगे तो कैसे आपको रिस्पांस मिलेगा, बट वहां पे इस इवेंट में यू नो कि कैसा रिस्पांस मिलेगा, एटलीस्ट वो बात तो करेंगे। यस, एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि ये डेटिंग के लिए है, तो ना लड़कों को घबराने की जरूरत है, ना लड़कियां ऐसे सोचेगी ओ हमारे को इस एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं चाहिए कि लड़के आके अप्रोच करें, दे एक्चुअली वांट कि लाइफ पार्टनर ढूंढने आए हैं, तो अगर करें तो अच्छी बात है। क्योंकि काफी नहीं मिलता है। आप अरेंज मैरिज करने जाओगे ना तो इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली जो हम इंडियन लोग हैं या मतलब साउथ एशियन कम्युनिटी है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये नहीं मिल रहे लोगों को। लाइक बंदे ने 27 ईयर्स की एज पे अपने लिए पार्टनर ढूंढना शुरू किया एंड ही इज 32 नाउ, 5 साल हो गए अभी तक कोई नहीं मिला। लास्ट इवेंट में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बंदा आया था, कहता मेरे को 5 साल हो गए, मैंने 30 साल की उम्र से स्टार्ट किया था अपने लिए पार्टनर ढूंढना, मैं 35 का हो गया हूँ, अभी तक मेरे को कोई नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन कहता बात बनती नहीं है और ऑप्शंस है ही नहीं, कहता क्या करूं, कहता एटलीस्ट अब इस इवेंट की वजह से मेरे को ये तो है कि चल somebody is coming, they are also interested, अगर एक केमिस्ट्री बैठती है तो चलो कुछ हो सकता है, मतलब कोई जरिया ही नहीं था तो जरिया है। तभी एक मैंने आपका वो स्टोरी या कमेंट्स पढ़े थे कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे
एंड मैं बहुत हैरान हुई थी कि इस कॉज के लिए क्यों कोई बोलेगा कि ये क्या नेगेटिव है। नेगेटिव होता है, देखो दुनिया में 7 बिलियन 8 बिलियन पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है, तो उतने माइंड्स हैं, तो सबका अपना अपना एक ओपिनियन हो सकता है। डेफिनेटली किसी का भी अगर नेगेटिव ओपिनियन है दैट्स डेफिनेटली वेलकम, बट या मेजॉरिटी 99% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था हमें। यस, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड आई थिंक जो 1% नेगेटिव होगा वो उन लोगों का होगा जो मे बी अभी कॉलेज में उनको लगता है कि ले इसकी क्या जरूरत है, कुछ भी हो सकता है, वो मे बी प्रॉब्लम से गुजरे ना हो। एग्जैक्टली। इससे हाउ इट ऑल स्टार्टेड, यू शेयरिंग योर जर्नी ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब। मैंने भी आपकी वो वीडियोस देखी हुई हैं एंड कितनी रेजिलियंस वाली स्टोरी है वो, कि बहुत अप एंड डाउन हुए एंड देन फाइनली यू आर टुगेदर। तो काफी अच्छी स्टोरी है आपकी। थोड़ी बॉलीवुड टाइप की हो जाती है, जब हम किसी को बताते हैं तो बिलीव नहीं करते, लेकिन जो है सो है, अभी क्या करें। कनेक्टिंग दिस टू सोशल मीडिया, आपने अपना बस जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर किया एंड फिर लोगों के मैसेजेस आए, आपको पता चला कि क्या प्रॉब्लम है, एंड देन यू नाउ आर इन द पोजीशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो कितना अच्छा लूप है। तो वहां से वो मैसेजेस आए, इधर से मैंने अपने लोगों को देखा जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह, उनकी भी ये प्रॉब्लम थी, तो वो एक समझ आ गया कि यार दिस इज अ रियल प्रॉब्लम विच शुड बी सॉल्व। एक जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कोई इनिशिएटिव लेते हो, यू शुड हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट। तो वही हमें प्रॉब्लम मिल गई थी। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सो वर्किंग ऑन देम, लेट्स सी क्या होता है। ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें इतना ज्यादा कोई प्रॉफिट है नहीं, लाइक इट्स जस्ट अ पैशन प्रोजेक्ट। मैं और मेरा जो पार्टनर है यहाँ कनाडा में, वी टेक इट एज अ पैशन प्रोजेक्ट कि चलो करते हैं, एटलीस्ट ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी हमें। नहीं, वो ब्लेसिंग्स ही बहुत काम आएंगी आपको। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया से शुरू हुआ। सो आई वांट टू नो अबाउट योर सोशल मीडिया जर्नी, बिकॉज आप बहुत जल्दी ग्रो हुए, आपकी ऑडियंस इतनी लॉयल है, दे लव यू, एंड आपका जो टीचिंग स्टाइल है, सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाना। सो आई वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड। यूट्यूब पे मैं एक्चुअली 2020 में जब मैं लंदन मूव हुआ था, मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी कनाडा में, सो आई वाज वेरी लोनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो मेरी वाइफ है अभी, शी वाज इन सेंट कैथरीन्स विच इज लाइक 200 किलोमीटर्स। थोड़ा सा हमारी अनबन भी थी, तो मैं बहुत अकेला फील करता था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं यूट्यूब देखता भी नहीं था। लाइक मेरे को नहीं पता था क्या व्लॉगिंग होती है, कैसे वीडियोस वगैरह बनाते, मेरे को कोई आइडिया नहीं। एक साल में 2 वीडियोस देख ली होंगी, वो भी कोई पाइथन का कोर्स देख लिया मैंने, चलो कुछ सीखना, ऐसे था मेरे लिए यूट्यूब। फिर जब 2020 में मैं लंदन आया, तो मेरे को ऐसे ही मैंने यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने किसी की वीडियो देखी, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिन्यू करवाना था, तो किसी की मैंने वीडियो देखी, उसमें ऐसे था, उन्होंने व्लॉग स्टाइल में वीडियो बना रखी थी कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो उससे फिर कनेक्ट होते होते मेरे को रिकमेंडेशन आने लगी, मैं देखने लग गया, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद खाली होता था, कुछ करने को था नहीं, खाना वाना बनाया, खाना बना के बैठ गए, और क्योंकि मैं वो उस वक्त टीवी भी नहीं था, तो मैं लैपटॉप पे यूट्यूब देखना शुरू हो गया। वो रिकमेंडेशन आती रहती है ना, वो यूट्यूब की एल्गोरिथम वर्क करती है, तो मेरे को मैं इंटरेस्ट आने लग गया। तो वो देख देख के, कुछ कनाडा में व्लॉगर्स हैं जो लाइक ट्रैवल वगैरह करते हैं एंड ऑल दैट, तो मेरे को फिर बाद में हुआ यार ये तो मजा बड़ा आता होगा ये काम करने में, बस बोल रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, इट्स अ फन, राइट। तो फिर 2021 में जुलाई में थोड़ा सा मेरे को मेरी वाइफ ने पुश किया कि यार यू हैव बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, मैंने इंडिया में 5-6 साल पढ़ाया है बच्चों को, बस जॉब भी किया साथ में पढ़ाया है, तो वाई डोंट यू स्टार्ट यूट्यूब। शुरू में कोई इंटेंशन नहीं था कि पैसे भी आते हैं या इससे कुछ और भी हो सकता है, यू कैन गेट इनटू सम अदर बिजनेसेस और समथिंग, ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बस यूट्यूब स्टार्ट कर दिया कि चलो स्टार्ट कर। तो ऐसे करते करते मेरा टारगेट था कि जुलाई में स्टार्ट किया है, दिसंबर तक मेरे को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वीडियोस बनानी है। अगर कुछ दिसंबर तक अच्छा चल गया, एक अच्छी रीच मिल गई तो ठीक है, वरना नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। तो फिर वो 1-2 वीडियोस वायरल होगी, उसकी वजह से जो पुरानी वीडियोस थी वो भी थोड़ी चल गई, तो फिर ऐसे रीच बढ़ गई, तो चल गया हिसाब। वाओ, मतलब आपको एक प्रॉब्लम थी विच इज कि अब टाइम के साथ क्या करूं, एंड उससे आपने एक पॉजिटिव आउटकम अपनी एनर्जी चैनल की। मतलब खाली था मैं, वो जॉब के टाइम ऑफिस से आके खाली बैठा रहा था, देख देख के मेरे को हो गया कि यार ये तो बढ़िया मजे आते होंगे इनको। फिर थोड़ा सा लोगों से बातचीत भी की, काफी चीजें सीखने को मिली, पता लगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फिर मैंने कहा चलो करते हैं। 1-2 बार वीडियोस बनाई स्टार्टिंग में, लाइक मैं जून में ही स्टार्ट कर देता, जुलाई की जगह 2021 में। वो वीडियोस ढंग से बनी नहीं थी, मतलब कुछ भी बोल रहा था मैं, अटक रहा हूँ, गलती हो रही है। इनफैक्ट अभी भी मेरी अगर इनिशियल वीडियोस जाके देखोगे, पहली 2-3 वीडियोस देखोगे, तो बहुत अजीब सा बोलने का तरीका ही अलग है। बट फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल दो यार, देखी जाएगी, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने फिर दूसरे लोगों की वीडियोस देखी, मैंने कहा यार इनका स्टार्टिंग में कैसा सीन था, उनका भी जो करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग थी जब उन्होंने स्टार्ट किया था।
मैंने इनका भी तो ऐसे ही था, हम भी स्टार्ट कर देते हैं, देखी जाएगी। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, फिर आप सीखते रहते हो, आप जो भी काम करते हो या फिर भी आप बिजनेस करते हो उसमें आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हो ताकि और अच्छा हो सके। तो मैं वही करता रहा और धीरे धीरे वो चेंज होता गया। मेरे को इसमें आपकी दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने बोला कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इतने नंबर ऑफ वीडियोस डालूंगा। तो ऐसा नहीं था ओ वाओ एक वीडियो डाली 10 वीडियो डाली सक्सेस मिल गई तो देखेंगे, नहीं। आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, बाद में देखते हैं आउटकम क्या मिलता है। दिसंबर तक मैंने, जुलाई से दिसंबर तक शुरू में थोड़ा सा डिले था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हर 2 दिन बाद मैं एक वीडियो डालता था। मैंने कहा डालनी ही डालनी है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि टॉपिक्स तो थे, तब टॉपिक्स थे माइंड में, अब नहीं है। मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी थी जहां आपने पूरा अपना प्रॉपर टाइमलाइन बताया था कि आप जॉब से आते हो एंड फिर आप अपनी नींद में से टाइम निकाल के एडिट करते हो, सो वो कंसिस्टेंसी। तो वो फिर मैंने पक्का कर लिया था। मैंने अपनी वाइफ को भी बोल दिया था कि भाई देखो मेरे पास अब दिसंबर तक मेरे को परेशान मत करना, मैं ऐसे मेरे रात तक एडिटिंग चलेगी, क्योंकि एडिटिंग करनी मेरे को आती नहीं है। 6 7 घंटे लग जाते हैं। रात को 3 बजे अपलोड हो रही है वीडियो, शाम को 5 बजे स्टार्ट होके। तो सीखता अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई है और फिर ऐसे बस हो गया। दिसंबर तक 2-4 वीडियोस चल गई तो चल गया वो। एंड आई थिंक कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया होगा कि आपने चैनल स्टार्ट किया एंड देन वो तो ऑब्वियस है। बहुत प्यार करते हैं लोग, अच्छा लगता है। मैंने बस यही, जैसे लोग पूछते हैं टिप्स दो कि कैसे कर सकते हैं या क्या करा, मैंने सिंपल सा रखा। मैंने कुछ कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मतलब ऐसे कोई वर्ड टू वर्ड मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। मैं 2-4 पॉइंट लिखे, भाई इनके बारे में बात करनी है, बात कर लेंगे। तो वो ना फिर अपना, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, और या फिर मेरे कोई ब्रदर है, छोटा भाई, वो कनाडा आना चाहता है, उसको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर लियो, ऐसे मत करियो। तो वो फिर लोगों को मे भी कनेक्टिंग लगता हो कि यार सही है। शुरू की वीडियोस में तो कैमरे के पीछे मेरी वाइफ बैठती थी, ओके, कि लगे आप एक्चुअली बात कर रहे हो। मैं उनसे बात कर रहा होता था, मैं उनको बता रहा था कि भाई लाइसेंस लेके आना चिप वाला। जैसे आपने बोला कि एक ही टिप है कि आपने कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाई, एंड आई थिंक वो जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ी बिकॉज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था। आप कहीं से कुछ कॉपी नहीं कर रहे, आप अपना बता रहे हो कि आपके लिए क्या वर्कआउट किया एंड फिर बाकी लोग कैसे वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, सारा गो थ्रू किया है कि भाई आए, फिर जॉब ढूंढी, अकोमोडेशन ढूंढी, फ्रेंड्स के साथ रहे, थोड़ा बहुत जब आप शेयरिंग में रहते हो तो झगड़े भी होते हैं, चीजें समझी। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे को दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी, मैं ऐसे ही भोला भाला, कुछ नहीं पता। वो यहाँ पे 2 साल की जो कनाडा में जर्नी थी, इसने बहुत कुछ सिखाया। तो ना आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बात करने के लिए। तो फिर जब आप 4 पॉइंट बनाते हो, 5 पॉइंट बनाते हो, तो बात करने के लिए कुछ होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, आपने कुछ उस ड्यूरेशन में कुछ आया नहीं है, सीखा नहीं है, तो आप किस चीज के ऊपर बात करोगे? तो वो चीज सही रहती, मतलब उसकी हेल्प से मैं बोल पाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे मत करना। और ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ वही सही है। हो सकता है कि मेरा जो ओपिनियन होता है वो किसी और का ओपिनियन ना होता हो, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई अपने क्लासमेट्स के साथ घर शेयर नहीं करना चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं मना करता। हो सकता है कोई कहे नहीं भाई करना चाहिए क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग रहा हो। आई थिंक ये जो क्लासमेट वाली बात बोली ना, आई वुड टोटली एग्री, बिकॉज मेरे को ये तभी सिखा दिया था मेरी वार्डन में। मैं +2 के बाद इंजीनियरिंग के लिए चंडीगढ़ गई थी, तो हॉस्टल था, असाइन हो रहा था कि किसके साथ रहोगे। तो पीयू है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ऐसे नहीं कि बस इंजीनियरिंग है। मैं अपनी वार्डन मैम को बोल रही थी, मैम मेरी ये क्लासमेट है, प्लीज मेरे को इसी के साथ दे दो। कहते बेटा नहीं, बाद में आप मुझे थैंक्स बोलने आओगे कि नहीं दिया आपने। तो उन्होंने मेरे को किसी और डिपार्टमेंट जो अनरिलेटेड थे उनसे दिया। मेरी हॉस्टल की जर्नी इतनी अच्छी थी, कुछ कलेश नहीं होता था, कुछ कंपैरिजन नहीं था। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। नहीं करना चाहिए। आप एक तो देखो, सबसे बड़ी इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो आपने रीजन दे दिया कि कंपैरिजन हो जाता है। दूसरा रीजन हो जाता है कि यहाँ कनाडा में दुनिया जान के काम होते हैं। आप पता नहीं क्या क्या, घर पे बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर साफ करना। और जब एग्जाम्स, क्विज़ेस वगैरह आते हैं तो सारे के सारे इकट्ठे बिजी हो जाते हैं, क्योंकि सबके एग्जाम्स हैं। आप एक ही क्लास के सारे बच्चे हो, आपका एग्जाम एक ही दिन होगा, तो वो हफ्ते 2 हफ्ते की ड्यूरेशन में कोई काम को मुँह करता नहीं है, क्योंकि सभी पढ़ रहे होते हैं। तो फिर बहसबाजी हो जाती है, तो कलेश होते हैं घर में। तो इट्स बेटर कि मत ही करो। और ऊपर से बेनिफिट ये है कि आपका एक अलग नेटवर्क बनेगा ना। क्लास के बच्चों के साथ तो आपकी बात हो ही रही है, दोस्ती हो रही है। एक अलग ग्रुप के साथ आप अपना नेटवर्क करो तो अलग हिसाब रहता है। पूरा दिन एक ही शक्ल देख के क्या फायदा? क्लास में भी वही शक्लें देख रहे हो, घर आके भी वही शक्लें देख रहे हो, तो पता नहीं है। एंड पर्सपेक्टिव भी आई थिंक उससे डिफर हो जाता है कि ये वाले डिपार्टमेंट के लोग ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे सोचते हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है आपका वर्ल्ड व्यू। इट्स बेटर कि ऐसे करना चाहिए। ये ना मैंने अपने फ्रेंड को देखा था एक्चुअली। एक मेरे फ्रेंड का भी मेरे को अभी माइंड में आया। मेरा जो रूममेट था वो मेरी क्लास में था, ठीक है।
तो उसने वो कुछ ऐसे ग्रुप के साथ भी रहा था जो बिल्कुल ही अलग थे। एक अलग मेरे थंडर पे में एक और यूनिवर्सिटी है, लेकहेड यूनिवर्सिटी, वहां के बच्चे रहते थे उसके साथ पहले, जब वो नया नया कनाडा आया था। थोड़े टाइम उनके साथ रहा था, फिर एक अलग क्लास के बच्चों के साथ भी रहा था हमारे कॉलेज के। तो जब हम कॉलेज जाते थे तो उसको बहुत सारे लोग जानते होते थे, आए और भाई क्या हाल चाल है। हम थे, मैं तो 4 लोगों को जानता हूँ, किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो एक नेटवर्क एक्सपैंड करना, उससे एक ऐसा आपका नेटवर्क भी एक्सपैंड होता है, 4-5 लोगों को आप एक्स्ट्रा जानने शुरू होते हो। क्योंकि जब आप नए आए हो कनाडा में, किसी को जानते तो हो नहीं, बनाने आए हो ना। इंडिया में क्या होता था, वही तुम्हारे पापा के 50 दोस्त होते थे मोहल्ले के अंदर, अगर वो भी घर पे बैठे रहते वो भी किसी को नहीं जानते होते। तो ऐसे जरिए बन सकते हैं जिससे आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। बट अगर कोई करना चाहता है तो ये बहुत पावरफुल है कि एक बंदे को जानते हो, आगे 2-3 उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, तो उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। राइट। नाउ मैंने पहले बोला था 2 चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी यूट्यूब जर्नी की। सेकंड पॉइंट वाज माइंडसेट, कि आपने ऐसे नहीं सोचा कि ओ मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, मार्केट में कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, एंड स्पेशली द फैक्ट कि फर्स्ट वीडियो तो पता ही है गंदी होएगी, सो मैं उसको बैरियर नहीं रखूंगा एंड मैं अपने आप को उस चीज से कंपेयर नहीं करूंगा कि ये उस बंदे की 500th वीडियो है तो मेरी फर्स्ट वीडियो वो कंपेयर कर लिया तो फिर तो डिसअपॉइंट होएगा ही कोई। मैंने जिस बंदे की 500 वीडियो है, मैंने उसकी पहली वीडियो देखी, मैंने कहा उसकी पहली कैसी थी, क्योंकि मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, उसकी पहले स्टार्ट हुई थी। जर्नी तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करनी है ना, तो मैंने कहा चलो जैसी भी है चला दो, देखी जाएगी। एंड दैट इज अ वेरी स्मार्ट पॉइंट। नहीं तो ऐसे ही बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि ओ मार्केट में ये 100 लोग हैं, मैं कैसे डिफरेंशिएट होऊंगा, मेरा कैसे होगा। बट मैंने देखो टॉपिक सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अगर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई थी, फॉर एग्जांपल डिग्री और डिप्लोमा के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, कनाडा लेके क्या आना चाहिए अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, ये टॉपिक और भी यूट्यूबर्स ने कवर किया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो बस मैंने ये सोचा था कि मैं अलग कैसे कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर्स वगैरह दिखा के, टेक्स्ट वगैरह दिखा के, क्योंकि पहले यूट्यूबर्स ऐसे करते नहीं थे जो मेरे से पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा चल मैं ऐसे अलग हो जाऊंगा थोड़ा उनसे। फिर दूसरों ने भी ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया, फिर मैंने बाहर जाके वीडियोस बनाना शुरू कर दिया कि चल मैं बाहर, फिर दूसरे भी बाहर जाके बनाना शुरू कर गए। फिर मैंने बैकग्राउंड चेंज करना शुरू कर दिया कि चल मैं ना बार बार बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, थोड़ा चलता रहता है कि अब अगला बैकग्राउंड क्या होगा। मैं बोलता हूँ कि चलो वहां जाके बात करते हैं, तो थोड़ा बन जाता है कि भाई वहां पे क्या ऐसा कि वहां जाके बात करते हैं। फिर दूसरों ने भी ये स्टार्ट कर दिया, अब मैं कुछ ना कुछ चेंज करते रहूं। इट कैन बी जस्ट योर स्टाइल कि बाकी सारे मैसेज सेम दे रहे हैं बट आप डिलीवर कैसे करते हो, दैट कैन बी डिफरेंट। जो आपकी ऑडियंस है उसको समझ किसका आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है। इट्स नॉट कि कंपटीशन है या समथिंग है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और सब एवरीबडी इज डूइंग वेल। बट ये है कि ऑडियंस रिलेट कैसे कर पा रही है। एक रिलेट होता है ना कि हाँ भाई यार इस बंदे की बात सुन के मजा आ जाता है, जब ये बोलता है तो वो फ्लो में मजा आता है। वैसे करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू कि अभी लेट्स से कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, इमिग्रेंट, टॉपिक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कनाडा के बारे में, तो आप कौन सी ऐसी 2-3 बातें उसको बताओगे जो शुरू में हेल्पफुल होंगी? सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो यूट्यूब करना, मतलब अपना फेस दिखाना, सोशल मीडिया पे आना, इट्स अ बिग डील। मतलब काफी सारे लोग डरते हैं कि यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे बस स्टार्ट कर दो। एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढो, कोई भी टॉपिक ढूंढो, चाहे अपने बारे में बात करो, एक बार स्टार्ट करना होगा। क्योंकि वो एक होता है ना, एक रेजिस्टेंस होती है स्टार्टिंग वाली, एक बार वो क्लियर होगी ना आपकी, उसके बाद आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसा करो जो कि करना थोड़ा सा मुश्किल हो, जो आप ही कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करूं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे ट्रैवलिंग देसी वो वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, वो मोटर होम पे कर रहे हैं, अपना ट्रैवल कर रहे हैं और पूरा कनाडा दिखा रहे हैं। हर कोई मोटर होम उठा के पूरा कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकता, तो कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा अलग करो जो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सबके लिए, कि कोई भी उठ के वो ना कर पाए। तो ऐसा कुछ करोगे ना तो वो डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि एक तो वो अलग होगा और कोई भी वो रिपीट नहीं कर पाएगा तो बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा, और उसमें आपका स्टाइल ऐड हो जाएगा तो वो थोड़ा सा चीज चल जाएगी। तो है, और सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एक शॉक वैल्यू या फिर एक स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कुछ ना कुछ वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अटेंशन स्पैन है ही नहीं लोगों का। 10 मिनट की वीडियो कोई देखता ही नहीं है। तो
स्टोरी बिल्ड करना, और वीडियोस में चाहे आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जैसी भी है, एक स्टोरी अगर आप उसमें डाल सकते हो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने स्टार्ट किया, अब मैं देख रहा हूँ कि और लोग कभी ये चीज डालना शुरू करेंगे। फिर आप और भी इन्वेंट करोगे। क्योंकि अब मैंने वीडियोस में अपनी एक स्टोरी बताना शुरू किया है ताकि लोग शुरू से कनेक्ट कर पाए। तो कोशिश है, थोड़ा डिफरेंट है, करने की कोशिश की है। तो या दैट इज द बेस्ट फॉर्म की स्टोरी, बिकॉज हम सारे स्टोरीज को इतना पसंद करते हैं कि वो आगे क्या होगा, क्या बैकग्राउंड है स्टोरी का। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। अब लास्ट वीडियो मैंने डाली कि भाई ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आप ले सकते हो जिससे आपको स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो मैं ऐसे ही स्टार्ट कर सकता था, तो अब अगर आप एक कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो में कुछ डिसीजंस के बारे में बात करेंगे जो आपको नहीं लेने हैं, या फिर इस तरीके से आपको करना है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन उसको मैंने सोचा कि थोड़ा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि 2-5 साल पहले 2 स्टूडेंट आए थे कनाडा में, एक ने ऐसा ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा ऐसा किया। अब आज के टाइम पे जो श्याम था वो बेटर पोजीशन पे है, बेटर इनकम है, बेटर जॉब है उसकी, लेकिन राजू की इतनी अच्छी जॉब नहीं है, इतनी नहीं है। तो आप ऐसे क्या काम कर सकते हो कनाडा में जिसकी वजह से आपकी राजू जैसी हालत ना हो जाए, श्याम जैसी हालत। तो थोड़ा सा मैंने अलग है, चलता है नहीं चलता आई डोंट नो, बट थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश। नहीं, आई थिंक बिल्कुल चलेगा। बिकॉज मैंने ये सेम एग्जाम्पल जैसे राजू नहीं, श्याम और राम की आई थिंक अपने एक न्यूज़लेटर में दी थी कि सेम सिचुएशन है और ये एंड लोगों ने बहुत पसंद की थी। बिकॉज आई थिंक पीपल कैन पुट देमसेल्व्स इन दैट विजन कि ओ मैं ये चीज कर रहा हूँ, अगर करता रहूंगा मेरा तो ये आउटकम निकलेगा, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, वो पेन भी ज्यादा लगती है बंदे को जब अपने आप को सोचे, और अगर कुछ सही रास्ते पे जा रहे हो और एश्योरेंस एंड वैलिडेशन मिल जाती है कि मैं ठीक जा रहा हूँ एंड ठीक होगा। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टडी परमिट पे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको वायलेट करके आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है एक्सट्रीम केसेस में। तो वो और भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी थी, बता रखे थे, पॉइंट्स भी सिमिलर ही हैं, लेकिन मैंने एक रियल केस स्टडी ले ली कि एक बंदा था 2017 में, उसको पकड़ लिया था, उसको डिपोर्ट कर दिया था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में स्टोरी डाल दी थी मैंने, तो उसका रिस्पॉन्स वीडियो का अच्छा आया था। तो इस तरीके से अगर हम कुछ इनोवेटिव करते रहें, कुछ अलग करते हैं और अपने आप को टाइम के साथ चेंज करते रहें तो इट्स अ गुड थिंग। और एट दी एंड थोड़ा सा हम्बल रहने की जरूरत भी होती है कि आप, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है, मेरी पर्टिकुलर जो ऑडियंस देख रही है वो स्टूडेंट है, उन रिसोर्सेज वाइज, एवरीथिंग वाइज दे आर करंटली वेरी लिमिटेड। तो मैं भी उनके जैसा बन रहता हूँ कि भाई मैं भी तुम्हारे ग्रुप का ही एक पार्ट हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाता। अगर मैं उनके सामने बताऊंगा कि भाई मैं कोट पैंट डाल के भाई मैं तो पता नहीं कौन हूँ, तो वो सर वाली बात हो जाएगी, भैया वाली बात नहीं है। तो आई वांट टू बी भैया वाली। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि आप कैसे कपड़े ही पहन के वीडियो में बैठे हो तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है कि ओ ये कोट पैंट डाला है, हम मे भी मैसेज नहीं भेज सकते, बात नहीं कर सकते, वो डिफरेंस आ जाता। तो इसलिए पता नहीं, अब ये हाँ सबकी थिंकिंग, सबका प्लान, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट मेरे को ऐसे अच्छा लगता तो मैं ऐसे करता। हाँ, वही अपना भी देखना है कि आपको क्या जेन्युइन है एंड देन यू जस्ट अट्रैक्ट द पीपल जो उस वैल्यू के साथ रिलेट करते हैं। गुरसाहिब, नाउ कमिंग टू योर ट्रैवल पार्ट, आपने व्लॉग्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप आरवी लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो ये कहाँ से शौक शुरू हुआ एंड आरवी से ही क्यों? यार अगर देखो ऑनेस्टली सच बताऊं तो मैं ट्रैवलिंग देसी से बहुत इंस्पायर हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही सिस्टम है, आरवीसी लेके निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, लाइक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फिर मैंने भी ट्राई करने का सोचा कि यार हम भी करके देखते हैं, ऐसे क्या पता बढ़िया रहो। तो मैंने फिर पहली बार किया तो छोटी आरवी ली थी, वैन, लेकिन इनफ फॉर 2 पीपल, बेडरूम था, वॉशरूम था, किचन थी, एवरीथिंग वाज गुड। तो बहुत मजा आया। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या लगा था? पैसे बहुत बचते हैं। एक तो आपको होटल वोटल के चक्कर में करने की जरूरत नहीं, और जो कैंप साइट्स होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, और इवेंचुअली जब कहीं घूमने जा रहे हो गाड़ी तो रेंट करोगे ही, गैस तो डलवाओगे ही, तो वो चीज वहां पैसे बचते हैं। दूसरी चीज ये है, हमें ना बाउंड नहीं होना पड़ता, हमारी कोई आइटनरी नहीं होती कि हमें यहाँ से भाई 25 तारीख को यहाँ रुकना है, 26 को यहाँ रुकना है, 27 को यहाँ रुकना है, ऐसा कुछ नहीं हो। हम बस आरवी उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना। उसमें क्या होता है कि हम आज सुबह कहीं निकले कहीं एक दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए, फॉर एग्जांपल वैंकूवर से विस्लर जा रहे हैं, लेकिन वैंकूवर से विस्लर कितना 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं, 150 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो लेकिन हमें रास्ते में इतना कुछ दिखा कि हम करते 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 रात हो गई ना। अगर हमारी कोई बुकिंग होती, होटल होता, तो हमें पहुंचना ही पड़ता, चाहे रात को 12 बजे पहुंचना, 1 बजे कहाँ पे सोएंगे। लेकिन आरवी में क्या है कि यू जस्ट फाइंड अ कैंप साइट नियर बाय, लाइक जहां भी आप हो, और वहां पे स्टे कर लो। ये हमें बहुत बेनिफिट लगा, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ था। हम जब आप विस्लर लिलुएट नाम की एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां से जब आप कैमलूप्स जाते हो
तो बीच में एक कैश क्रीक नाम की जगह थी, तो हमें कैमलूप्स पहुंचना था, लेकिन रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। हमने कहा पहाड़ों में मैं ड्राइव नहीं करूंगा, तो हम कैश क्रीक रुक गए। वहां पे कोई कैंप ग्राउंड मिल गया सस्ता था, तो वहीं पे रुक गए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मेरे को मजा है। अब हमें नॉर्मल तरीके से घूमने में मजा ही नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल फ्रीडम है, कहीं भी स्टॉप ले लो, थक गए हो 1 घंटा रुक जाओ, फिर नैप लेके चले जाओ। जरूरत नहीं है। हाईवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको वॉशरूम जाना है, आपका कौन सा ढूंढोगे, मैकडोनल्ड्स वगैरह, उस आरवी साइड पे लगा ही वॉशरूम में चले गए। कहीं भी रोक लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग। आप वैंकूवर आए थे घूमने एंड आप ओंटारियो में रहते हो, तो आपको ज्यादा सुंदर कौन सी जगह लगी? ऑब्वियसली वैंकूवर सुंदर है। ओंटारियो तो कुछ बस जॉब की वजह से हम फंसे हुए हैं ओंटारियो में, अदरवाइज मैं तो कब का अल्बर्टा या ब्रिटिश कोलंबिया चला जाता। मैंने ये डिफरेंस नोट किया है। अभी मैं गई थी ओंटारियो मीटअप के लिए, तो उधर मैं अपनी फ्रेंड के साथ हार्बर फ्रंट पे घूम रही हूँ। मैं कह रही हूँ मजा सा नहीं आ रहा है, इधर पहाड़ नहीं दिख रहे, बस पानी है इधर, बट इधर दोनों दिखते हैं तो मजा आता है। थोड़ा बट सीनरी चेंज हो जाती है। और ना ओंटारियो की प्रॉब्लम ये है कि ओंटारियो में सब कुछ सेम है। लाइक अगर आप कहीं भी चले जाओ, जो ड्राइव्स हैं, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर। किसी भी सिटी में चले जाओ, सारी सिटी सेम सी लगती हैं, और कंट्री साइड रोड्स भी सेम है, हाईवेज भी सेम है। लेकिन आप पहाड़ों वाली साइड चले जाओ, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद सीनरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कभी आप लेक साइड वाली रोड पे आ जाते हो, कभी पहाड़ों के बीच में से किसी वैली में से जा रहे हो, तो वो फील अलग है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, तभी मैं अभी वैंकूवर ही सोचा है कि इधर रहूंगी, बट आई डोंट नो। महंगा पड़ा यार वैंकूवर। हम हाँ, ये बात है। लोगों ने पहले बोला था कि मे बी 10-20% महंगा है, बट अगर मैं रेंट की देखूं तो नहीं, उतना नहीं है। इट इज कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव। रेंट पे रह रहे हो तो फिर भी ठीक है। इफ यू वांट टू परचेज समथिंग देयर लाइक प्रॉपर्टी एंड ऑल, वेरी एक्सपेंसिव। या मैं अपने एरिया में एक दिन ऐप खोल के देख रही थी, उसमें था 6 मिलियन, 10 मिलियन। ओके, हम जो इमिग्रेंट हम आए हैं, कहाँ से हो जाएगा यार। स्टार्टिंग में जो लोग आए थे उन्होंने कर लिया 50 साल पहले, अब तो कहाँ। पहली सेटलमेंट ही वैंकूवर साइड हुई थी ब्रिटिश कोलंबिया में, जो इमिग्रेंट्स की हुई थी, इंडियंस की, तो इसलिए वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाइप है। और मतलब वर्थ भी है एक्चुअल में, नॉट 6 मिलियन 5 मिलियन, बट नॉर्मल है। 6 मिलियन 5 मिलियन बहुत ज्यादा है, बट वन डे हो जाएगा इवेंचुअली। अभी तो यंग है। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। गुरसाहिब, आपने तो सोशल मीडिया पे नैरेटिव देखा ही होगा कि दोनों है। एक साइड पे लोग बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं कनाडा को लेके, एंड एक साइड पे पीपल अकाउंट की अगर मेहनत करोगे तो कनाडा में अभी भी यू कैन बी सक्सेसफुल। सो व्हाट्स योर एडवाइस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स जो अभी मे बी 1 साल पहले या 2 साल पहले आए हैं एंड अब जॉब हंट के फेज में होंगे या बस ग्रेजुएट होने वाले होंगे? यार एक चीज तो एक तो ये चीज है कि हर एक चीज को टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि एक चुटकी बजाई और आपका काम हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी और आप जो आपसे 5 साल पहले लोग आए थे आप उनके लेवल पे पहुंच जाओगे, या फिर जिनको देख के आप आए हो उनके लेवल पे आप तुरंत पहुंच जाओगे। उनसे उनके बराबर पहुंचने में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप उनसे पीछे ही रहोगे हमेशा, क्योंकि वो आपसे 5 साल पहले आए हैं, उनके पास एक एडवांटेज है। तब इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर थी, ये मतलब नो डाउट कि थोड़ा सा हिसाब किताब बेटर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे होगा कि आप कि भी जॉब मिलेगी ही नहीं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम पे उनको जॉब मिल रही है, सब कुछ कर रहे हैं, और जो उनको यहाँ पे बनाना है, जो भी सपने लेके आए थे वो अचीव कर भी रहे हैं। बस यही है कि सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी भर गया है कि भाई होएगा ही नहीं। समझ लो, अगर मैं 10 बार या 100 बार एक ही चीज आपको बोलता रहूं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आपके माइंड में भी हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर आप किसी कॉलेज, आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर में 6-7 बच्चे साथ में रह रहे हैं और वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें से 6 में से 5 बच्चे कह रहे हैं कि भाई कोई जॉब नहीं मिल रही, तो छठा अपने आप 10 दिन बाद बोलने लग जाएगा कि भाई कोई जॉब नहीं मिल रही, राइट। अगर आपके ग्रुप में ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, टाइम लगेगा, हर चीज को टाइम लगता है। इंडिया में कौन सा जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, वहां पे भी टाइम लगता है, मेहनत, अच्छी जॉब। तो अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं मिल जाएगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। मेरे काफी सारे लोगों से बात होती है, दे आर लाइक उनको जॉब मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल नहीं रही है, मार्केट में जॉब्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही इररिलेवेंट से कोर्सेज लेके कनाडा आ चुके हैं। कंसल्टेंट्स ने पुश किया हो या फिर खुद का डिसीजन रहा हो, जिस भी रीजन की वजह से, जो कि जिनकी कोई मार्केट के अंदर वैल्यू ही नहीं है, मतलब उनकी मार्केट
मिट्टी बराबर वैल्यू है उन कोर्सेज की। फिर वो कोर्सेज लेने के बाद आप लोग सोशल मीडिया पे नैरेटिव से सेट कर रहे हैं कि भाई जॉब्स नहीं है मार्केट में, नहीं मिलेंगी जॉब्स ये सब करने के बाद। इंडिया में मिल जाएंगी ये सब डिप्लोमा करने के बाद जॉब नहीं मिलेंगी। या तो आपका डिप्लोमा या फिर जो भी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो वो थोड़ा स्किल बेस्ड हो, उसमें 4 चीजें सिखाई जा रही हैं, 2-4 टूल्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं। बच्चे कोर्स ऐसे लेके आ रहे हैं कि भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मैथ्स उसमें सिखाया जा रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब सिखाया जा रहा है। इन सारे कोर्सेज से थोड़ी कुछ होने वाला है, फिर कहेंगे जॉब नहीं मिल रही। तो हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि भाई ढंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे जिनमें कुछ सिखाया जाएगा, तब जाके जॉब मिलेगी। जॉब्स अभी भी है मार्केट में लेकिन स्किल्ड वालों के लिए है, ऐसे ही किसी के लिए भी जॉब्स नहीं है, ये चीज है। तो अगर आई थिंक आपने अगर कोई बंदा अभी ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको पहली बात तो नेगेटिविटी सारी साइड करनी हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करें, अगर जॉब नहीं मिल रही है क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि जॉब नहीं मिल रही या मार्केट में जॉब नहीं, कुछ करना तो पड़ेगा। जो भी आपका फील्ड है, जिससे भी रिलेटेड जॉब्स ढूंढ रहे हो, कोई भी फील्ड है, 50 फील्ड होते हैं दुनिया में, तो उनसे रिलेटेड देखने की कोशिश करो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या होता है मार्केट में। 10 में से अगर 4 चीजें भी हमें आ जाएंगी, ये नहीं है कि हमें 10 में से 10 चीजें आनी चाहिए। लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसमें कहते हैं कि इतना कुछ आना चाहिए, रिक्वायर्ड चीजें, जरूरी नहीं है। अगर उसमें से 50% भी चीजें आती होंगी, 20% आप थोड़ा बहुत उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, डेफिनेशन वगैरह आती होगी, तो मिल जाती है जॉब। तो ये लोगों को समझने की थोड़ी सी जरूरत है, स्टूडेंट्स को। आपने इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल की कि अगर एक घर में रह रहे हो और 5-6 लोग यही बोल रहे हैं कि बस कनाडा तो बाय कुछ नहीं होगा, तो हम इनहेरेंटली थोड़े आलसी होते हैं सारे लोग, तो वो एक बायस बन जाता है कि अच्छा जॉब ही नहीं है, मेहनत की तो भी जॉब लगनी, इससे अच्छा मेहनत ही नहीं करते, तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। हम जाते हैं वॉलमार्ट में, मैकडोनल्ड्स में, मतलब मैं स्टूडेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो पुराने आए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पिछले सेमेस्टर में आए हैं, उनको भी तो जॉब मिली है। उनको कैसे जॉब मिल गई यार? अगर वो भी बैठ जाते घर पे कि जॉब ही नहीं है, तो उनको भी ना मिली होती। फिर जॉब्स तो है ना, वही है, तरीके ढूंढने की कोशिश करने, चाहे आप रेफरेंस ढूंढो, चाहे आप स्टोर में वॉक इन करो, या फिर आप जो मर्जी करो, डू समथिंग, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऐसे घर पे बैठ ही नहीं सकते। या फिर खुद से कुछ करने की कोशिश करो, कुछ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है। फिर परेशान हो गए, फिर बंद लोग सोशल मीडिया पे जाके बोलते हैं जॉब नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। एक तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पीछे 2-3 सालों में ना भेड़ चाल बहुत हो गई है। अगर आप इंडिया में सेटल्ड भी हो, देन ऑल्सो यू आर कमिंग टू कनाडा कि भाई मेरा पड़ोसी चला गया, या फिर मेरा दोस्त चला गया, या फिर कॉलेज का फ्रेंड चला गया, या फिर मेरा कजन चला गया, तो मैं भी जाऊंगा। वो लोगों ने काफी गलती की। फिर जो वो लोग इंडिया में सेटल्ड थे, या फिर उनके घर वर अच्छे थे, एवरीथिंग वॉज गुड इन इंडिया, उनको प्रॉबली आने की जरूरत नहीं थी, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा भी लाइफ इंडिया में तो ज्यादा बेटर थी, राइट? तो फिर उन्होंने भी कनाडा बेकार है, ये बोलना शुरू हो गया कि कनाडा बेकार है। कनाडा बेकार नहीं है, आपकी वहां पे लाइफ और ज्यादा इजी थी। यू हैड एवरीथिंग ओवर देयर, सारे रिसोर्सेज, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ चैलेंज, विच इज एक्चुअली अ चैलेंज, राइट? स्पेशली जो लोग ऐसे कॉर्पोरेट जॉब्स में 50-60 लाख कमा रहे हैं, बिकॉज इंडिया में आईटी इंडस्ट्री इज बूमिंग, एंड फिर वो एकदम आ रहे हैं और लो पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच। एक्सपेक्टेशन भी बहुत अलग है कि यहाँ पे आके भी वैसे ही हो जाएगा, वो नहीं होता, क्योंकि हमारे वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑलरेडी हमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती हैं, जो कि यहाँ पे हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर मेरे से कोई भी पूछता है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे काफी सारे रिश्तेदार पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई मेरे को कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं उनको ये बोलता हूँ, देखो अगर सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो तो आपको कनाडा नहीं आना चाहिए कि भाई वहां की करेंसी 60 टाइम्स हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना, बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए भी आ रहे हो तो थोड़ा सोच सकते हो, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो यार गो समवेयर एल्स। कनाडा नहीं, यूएस चले जाओ, पैसा वहां पे ज्यादा कमाओगे, कनाडा क्यों आ रहे हो फिर, राइट? तो अगर आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, मेरा पर्सनल रीजन भी ये था। मेरी इंडिया में बहुत अच्छी जॉब थी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरा बिजनेस चला। जॉब से ज्यादा मेरे साइड जो मैं ट्रेनिंग देता था स्टूडेंट को, वहां से ज्यादा पैसे आते थे 2 महीने पढ़ा के, लाइक आई वॉज डूइंग वेल। लेकिन मेरे को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लोग हंसेंगे जो मैं बोल दिया, तो वो सारी चीजें मेरे को पसंद नहीं थी, वो मैं चेंज करना चाहता था, इसलिए मैं आया। पैसे के लिए नहीं आया था मैं, क्योंकि अगर मेरा फील्ड ऐसा है जिसकी यूएस में ज्यादा डिमांड है, यहाँ कनाडा में डिमांड थोड़ी कम है, कंपनीज भी बहुत कम है, इसलिए मैं ओंटारियो में फंसा हुआ हूँ, पर्टिकुलरली किचनर वाटरलू में। वरना मैं कहीं क्यों ना अल्बर्टा या ब्रिटिश कोलंबिया चला जाता। तो मेरा मोटिव ही पैसा कमाना नहीं था,
पैसा कमाना होता मैं यूएस जाता मेरे फ्रेंड की तरह। मेरा जो पार्टनर था इंडिया में जो हमने बिजनेस किया था, somebody who is planning to come to Canada, money should not be the motive, only motive, और भी चीजें हैं। तो एंड एक थॉट आउट डिसीजन होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि भेड़ चाल ऐसे फोमो हो जाता है कि वो हम बाहर नहीं गए, हम तो इंडिया ही रह गए, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही फोमो हो रहा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो एक बार विजिटर वीजा पे आके देख लो यार कि कैसे होता है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा स्कूल में और कॉलेज में जैसे क्लास में मेरा फ्रेंड था, वो फर्स्ट आता था, मैं सेकंड आता था, हमारे दोनों में कंपटीशन रहता था हमेशा। तो उसने पीआर लगाई थी इंडिया से डायरेक्ट, उसकी डायरेक्ट पीआर हो गई थी। वो यहाँ कनाडा आया, 2 हफ्ते रहा, उसको अच्छा नहीं लगा और वो नहीं आया वापस। ये भी ठीक है, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की, यहाँ पहुंचा और उसको वो कहता नहीं मेरे को मजा नहीं आया इंडिया में, बिकॉज देखो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, कल्ला कल्ला लड़का है, एवरीथिंग इज देयर, अच्छी जगह पे उनकी प्रॉपर्टी है। उसकी इंडिया में जॉब कौन सी कंपनी है, ब्लैक रॉक में पहले था वो, मॉर्गन स्टैनली कुछ है आई गेस, हाँ जी, सम बैंक, मतलब उसकी बहुत अच्छी जॉब है, वेरी वेरी गुड जॉब। कहता मेरे को वहां बढ़िया है। अगर वो यहाँ पे आ जाता फोमो में कि भाई मेरा क्लासमेट वहां बैठा हुआ है और यहाँ पे परमानेंट जाके सेटल हो जाता, फिर वो रोता कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ 80,000 या फिर 70,000 जॉब सैलरी मिल रही है, वहां तो बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पे बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना है सब कुछ, वहां पे सब कुछ बना बनाया उसको मिल रहा है, बस एंजॉय करना है। तो सबके अपनी अपनी सिचुएशन है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। दैट इज ट्रू, बट इसमें ये पॉइंट फिर भी वैलिड ही रहेगा कि खुद के मन से आओ, नॉट बिकॉज कोई रिलेटिव का कजन आ गया है या मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, बस उसी बेस पे डिसीजन ले लिया बिना कोई अपनी रिसर्च एंड आपको क्या चीजें लाइफ में चाहिए, और किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कि भाई उसने हमें ये कोर्स बता दिया, हम कोर्स लेकर चले जाओ। अपनी खुद की रिसर्च नहीं की कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो, क्योंकि जो आप पढ़ोगे काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो रोल प्ले करेगा, सबके लिए नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से 90% ऑफ द पीपल उसी फील्ड में जाते हैं जो पढ़ाई करते हैं। काफी सारे लोग जाते हैं ऐसे, तो नॉट 90 बट लाइक 50-50 का रेशियो लेके चल लो कि काफी सारे लोग अपने जो यहाँ कनाडा में पढ़ते हैं उसी वही जॉब कर रहे होते हैं। तो जो आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो उसकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए ना, तब कि आपको पैसे वैसे मिले बढ़िया। वो इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो टाइम पास के लिए है वो, और हर कोई वो लेके उठा के आ रहा होता है। स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स के बाद आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल रिडंडेंट है, बिकॉज उन्होंने पहले ही वो सब कुछ पढ़ा होता है। अरे यार इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस में तो पता नहीं क्या है, सबने सब कुछ पढ़ा है, स्कूल के बच्चों की चीजें पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर। नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, क्या मतलब है इसका, मतलब ही बता दो मेरे को कोर्स के नाम का मतलब कि क्या मतलब है इसका। उन्होंने कहा इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, अब थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया, चलो इसको ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कर देते हैं। कुछ भी है। तो गुर साहिब, जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं या गलती से कर लिया, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? पता नहीं, दे शुड ट्राई टू फाइंड देयर पैशन, कि अगर ऐसे कोर्सेज में आ गए, पढ़ लिया तो जो भी उनका पैशन है उसके अंदर वो जा सकते हैं, जो भी उनको पसंद है। ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप 25 साल की उम्र में आए हो, 2 साल आपने यहाँ 27 साल की उम्र हो गई है, कोर्स कर लिया, लाइफ खत्म हो गई है। कैन स्टिल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और किसी फील्ड में जा सकते हो, जैसे ये क्या कहते हैं, मार्केटिंग होता है, सेल्स का फील्ड होता है, या फिर कोडिंग सीख के आप कोडिंग में भी जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी सीख सकते हो। 1 साल की बात है, अगर 1 साल लग के आप 4 चीजें सीख लो तो डेफिनेटली आप एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ अपने पसंद की, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे उसमें ग्रो कर जाओगे, क्या दिक्कत है। मेरा भी ऑनेस्टली, मैंने बीटेक की थी इंडिया में, मेरा कोडिंग से कोई लेना देना नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं आती थी कोडिंग। बीटेक कंप्लीट होने तक तो आ गई थी, लेकिन मेरे को याद है फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी क्लास हुई थी C++ की, तो एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर करके कुछ एक कोर्स था, हमारा सब्जेक्ट था, उसमें मैम कहती 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ। मेरे को पता ही नहीं कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। एग्जाम हुआ हमारा उस सब्जेक्ट का, उसके अंदर 40% सी कोडिंग का था पार्ट, 60% थ्योरेटिकल हार्डवेयर एंड ऑल। मेरे 60 में से मार्क्स लगे थे क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मेरे को कोडिंग आती नहीं थी। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर एक ना मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स वगैरह की। तो उसमें मैंने देखा कि यार पहले मेरे को कोडिंग बड़ी बोरिंग लगती थी कि क्या ही हो रहा है। फिर उस ट्रेनिंग में क्या हुआ कि कोडिंग से यू कैन कंट्रोल एक्चुअल हार्डवेयर, मतलब मोटर्स, एलईडीज या फिर डिस्प्लेस को आप कंट्रोल कर सकते हो विद प्रोग्रामिंग, मतलब उसको टच कर सकते हो, जिस चीज को आप कंट्रोल कोड करके मैं मोटर को ऐसे घुमा सकता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। तो मेरे को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, एक रियल लाइफ कोई प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उससे। तो फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, ना मेरा कोडिंग से कोई लेना देना नहीं था, और फिर इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैं लोगों को पढ़ाने लग गया ये चीज, राइट। IITs, NITs, जो भी आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, वहां पे जाके मैं सेमिनार्स देने लग गया। तो
ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मेरा अभी करियर भी उसी के बेसिस पे है। मेरी जॉब भी यहाँ कनाडा में वही है, एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड। तो एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है, 2 साल पढ़ाई कर ली है, वो खत्म हो गया, स्टिल यू कैन लर्न समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है। 4 चीजों में हाथ डालो, उसमें से एक आपको समझ आएगी कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, तो उसमें आप सीखना शुरू कर दो एंड धीरे 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 आप उसमें बढ़िया हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद ही सारी चीजें आ जाती हैं और आपको जॉब मिल जाती है। इंडस्ट्री में घुस जाओ, 50,000 की जॉब लग जाए, फिर धीरे धीरे आप ग्रो कर जाओगे। स्विच करके, इंक्रीमेंट करके तो ग्रो नहीं करोगे, स्विच करना पड़ेगा। यस, दैट्स ऑल्सो ट्रू। एंड ये जो आपने बात बोली ना कि अगर कॉलेज में नई स्किल सिखा रहे हैं तो बाहर से सीख लो। खुद यूट्यूब पे आजकल इतने रिसोर्सेज हैं, कोर्सेरा, यूडेमी पे सब कुछ अवेलेबल है। एक तो कनाडा के अंदर जो मेरा कॉलेज था उसमें एम्बेडेड सिस्टम्स में वो बहुत अच्छा सिखाया था, एक तो वो है। दूसरा, मैं क्या करता था कॉलेज टाइम पे, मेरे को पता था ये इनफ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत कम्पिटिटिव होने वाली है। मैं कम्पीट कर रहा हूँ ऐसे लोगों के पास, क्योंकि मेरा इंडिया में 3 साल का एक्सपीरियंस था जॉब का। मेरे को पता था मैं ऐसे लोगों से कम्पीट करूंगा जो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको काफी कुछ आता भी होगा। तो मैंने यहाँ कनाडा में बैठ के, जब पढ़ाई होती थी कॉलेज वाले टाइम पे, तब मैंने और भी कोर्सेज किए थे जो मार्केट में इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं। $12 के, $20 के, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और काफी उसमें वैल्यू थी। तो वो कोर्सेज किए थे, उससे मेरे को काफी चीजें आएगी थी। चाहे मेरे को 100% उसमें अगर पढ़ाया जा रहा है, अगर मेरे को 30% भी आ गया है, इंटरव्यू में कुछ बोलने लायक हूं कि हाँ मैंने इस पे काम किया हुआ है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ पे बना दूंगा। तो वो एटलीस्ट आप बोलने लायक होगे। वो कब होगे? जब आपने ये सारी चीजें की होंगी, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा एक्सपोजर होगा। तो कॉलेज के बाद चाहे आपने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, जो कर लिया, इन चीजों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर आपको जॉब नहीं लगी है, आप वॉलमार्ट, टिम हॉर्टन्स या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे करते हो। दिन में अगर 3 घंटे निकाल के भी इन चीजों पे काम कर लोगे ना, देख लोगे कि क्या होता है। एक ये भी पर्सपेक्टिव है मेरा कि ऐसा नहीं है कि आपको बस ब्लाइंडली सब कुछ करते रहो। जिस इंडस्ट्री में आपको जाना है, उनकी कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, पता लग जाएगा कि इनको 10 ये चीजें आनी चाहिए एक कैंडिडेट को। वो सारी चीजें सीखना शुरू कर दो। आज का टाइम वेरी इजी टू लर्न समथिंग अगर ऑनलाइन, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है। मैं भी अपने मेंटीज को यही कहती हूँ, जब किसी को लगता है ना कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं अपने स्किल सेट में, कि तुम्हें बस 10 जेडीज देखनी है एंड उसमें जो भी रेकरिंग स्किल्स हैं हर में वो तो रिपीट हो ही रहा है, वो तो जरूर सीखो। जैसे मेरे फील्ड में एम्बेडेड सिस्टम्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आर्टोस, हर जगह वो रिक्वायर्ड होता है और वो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें आने चाहिए। वो बंदा अगर थोड़ा सा उसने किसी पर्सन ने अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना कोडिंग शोडिंग, तो उसको एक दिन में समझ आ जाएगा। इंटरव्यू में भी वही पूछते हैं, तो क्या जा रहा है, एक दिन में आपने सीख लिया, इंटरव्यू में बोलने लायक आप हो गए, राइट। तो ये चीज होती है। और थोड़ा सा इंटरव्यूज में, थोड़ा सा रिज्यूमे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना भी पड़ता है, चाहे आपको नहीं भी आता, वो तो करते ही। बट इंटरव्यू से पहले कि बंदा सीख ले एटलीस्ट कि ब्लैंक ना जाए। हाँ, जो आपने लिखा है उस पढ़ लो थोड़ा सा उसके बारे में कि क्या है। आई थिंक मेन क्रक्स इसका यही निकलता है कि बंदे को खुद से इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। दे कांट बी कि गवर्नमेंट ठीक हो जाए, कनाडा में जॉब मार्केट सही हो जाए, वो टाइम के साथ ही होगा। गवर्नमेंट तो देखो, मेरा मानना तो ये है पर्सनली कि भाई पॉलिटिशियन सारे सेम होते हैं। अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, क्या ही कर लेगी, हाथ पकड़ के जॉब तो नहीं दिलाएगी। या फिर ऐसा तो नहीं अपनी 10 कंपनियां खोल लेंगे कि चलो जी सबके लिए जॉब ओपनिंग है, ऐसा नहीं होने वाला। होगा भी तो 50 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे उसको होने में। कुछ भी हो जाता है, इकोनॉमी भी चेंज हो जाती है, इतना नहीं होने वाला कि बिल्कुल ही काया पलट जाएगी जैसे अभी है, वैसे नहीं होगा। तो खुद से कुछ करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि खुद मैं करूंगा एंड देन जो होगा आगे आगे मैं सीखता रहूं। बस ये हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा कि कनाडा में इकोनॉमी के चेंज होने की वजह से ये बस डिफरेंस है कि पहले क्या होता था कि 2019-18 से पहले जो सिचुएशन थी उसमें क्या होता था कि अगर आपकी $20 $25 पर आवर भी सैलरी है ना, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेते थे। जो भी आपके माइंड में है वो बना लेते थे यहाँ पे। बेसिक एक नॉर्मल बंदे की बात करें, एक एवरेज पर्सन, उसका होता है कि भी कनाडा जाके कुछ पैसे वैसे इकट्ठे हो जाएं, हम घर बना लें, मेरी शादी हो जाए, मेरी फैमिली बन जाए, एक गाड़ी हो जाए, मेरे को ये चाहिए। एक एवरेज पर्सन की लाइफ में ये होता है। वो पहले $20 $25 पर आवर से पॉसिबल था, अब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है वो। अब आपको चाहिए कम से कम 40-35 मिनिमम, इस रेंज में आपको सैलरी चाहिए ताकि आप एक बेसिक जिंदगी जी पाओ कनाडा के अंदर, एक अच्छा डिसेंट लाइफस्टाइल रख सको। तो अब वो करने के लिए आपको अच्छी जॉब ही चाहिए। आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते, सर्वाइवल जॉब्स पे रिलाय नहीं कर सकते। उससे तो सर्वाइवल भी अब मुश्किल हो गया, सर्वाइवल जॉब से। तो इसलिए
लोगों को माइंडसेट चेंज करने की जरूरत, क्योंकि आजकल जो लोग आ रहे हैं ना, वो देख के आ रहे हैं उन लोगों को जो 2015-14 में आए थे, जिनके रिश्तेदार या दोस्त वगैरह, उन्होंने तो बेसिक जॉब से भी सब कुछ बना लिया। अब बेसिक जॉब से नहीं हो रहा, तो इसलिए वो शोर मचा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अच्छी जॉब के लिए आपको स्किल्स चाहिए, वो करने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो इसलिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्किल्स वगैरह सीखने पड़ेंगे। लोग कहते हैं स्किल्स 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 बोलते रहते हो, भाई है ये सच बात है, राइट? एंड वो भी मतलब एक स्पेसिफिक ये नहीं, कुछ भी जैसे आपने बोला कि वेगली कर रहे हो, कोई बिजनेस का उठा लिया, कोई कोडिंग का उठा लिया, इट शुड बी स्पेसिफिक इन वन डायरेक्शन जो आपका टारगेट रोल है। अब इफ somebody is clear about कि भाई क्या करना है, अगर मान लो अभी कोई बच्चा ये मेरी बात सुन रहा है, अगर उस फॉर एग्जांपल 2 साल का वो कोर्स लेके आया इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, 1 साल निकल चुका उसका, अभी 2 सेमेस्टर रहते हैं, कोई बात नहीं, कोर्स तो चल ही रहा है, वो तो ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे, पीआर में काम आ जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अब 1 साल बचा हुआ है, उसमें ही और शी कैन फाइंड करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, वो फील्ड पकड़ लो, उसमें 4 चीजें सीख लो, टूल्स वगैरह सीख लो, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी होता है, प्रॉबेबली जॉब मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस रख लो कि हाँ भी मेरे को आता है, तो जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जब इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी, उनको भी 10 में से 4-6 चीजें आती होती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब पता नहीं कौन है, तो उसको 6 आती हैं, आपको 4 आती हैं, बस यही फर्क है। तो टेंशन की बात नहीं है कि अगर कुछ कॉन्फिडेंस है अपने आप में एंड स्किल है तो लाइफ विल बी ओके। थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक कंपनी में, मैं बता नहीं सकता कौन सी है, वहां पे मैंने काम किया था। तो उन्होंने, मेरे को C++ नहीं आती थी, मेरे को C आती थी, क्योंकि एम्बेडेड में C++ थोड़ी कम यूज होती है। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपको C++ आती है? मैंने कहा हाँ आती है। तो कहते कोई प्रोजेक्ट है जो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ, जो आपने बनाया हो? मैंने कहा नहीं, मेरे को आती है, मैंने प्रोजेक्ट भी किया है C++ पे, मेरे को बेसिक आता था, डेफिनेशंस पता थी। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ना वो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल है। तो कहते ओके चलो कोई बात नहीं, हो गया। कंपनी जॉब वॉब वहां से मैंने छोड़ भी दिया, उनको आज तक नहीं पता मेरे को C++ नहीं आती थी। मैं देख देख के कर लेता था, ऑनलाइन कुछ समझा, कोड कर दिया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे ना। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो चल जाता है काम। हाँ, एंड कुछ आए ही नहीं कि बंदा बोल रहा है उसका बेसिक ही क्या है एंड फिर आगे से नहीं पता। बस कई लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं रिज्यूमे में एंड फिर बाद में फंसेंगे। थ्योरेटिकली अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू टैकल इट, या फिर बात घुमाने लायक आप होने चाहिए। यस, इंटरव्यूअर भी चालाक होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इधर उधर बात करने लायक होने चाहिए, तो इट विल बी फाइन। ये बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। जो आप इनिशिएटिव ले रहे हो, जो आप डेटिंग इनिशिएटिव है सोशलाइजेशन का, फिर आपकी ट्रैवल वाला, एंड देन ऑल्सो योर एडवाइस, सो आई थिंक लोगों को काफी फायदा होगा। एंड आपकी एडवाइस तो बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। ट्रैवल ट्रैवल कनाडा इतना सुंदर है, हमें तो बहुत मजा आता है ट्रैवल करने में। हाँ, बहुत सुंदर है यार। आप महीने के $100 जोड़ना शुरू कर दो, थोड़े टाइम बाद आपके $2000 इकट्ठे हो जाएंगे, निकल जाओ कहीं ना कहीं। तो ट्रैवल करते टाइम हम ये नहीं सोचते कि भाई पैसे बचाने हैं, ये करना है वो करना है। कैंप साइट है, 60 की है, 100 की है, 120 की है, करा लो बुक यार। तो पैसे, उसके लिए भी एक बजट बना के चलना चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव अ बजट फॉर ट्रैवल। एक्सपीरियंसेस लाइफ में आप चीजें सीखोगे एक्सपीरियंसेस से, घर पे बैठ के नहीं, तो इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द फन सेगमेंट, जिससे लोगों को गुर साहिब क्या फन चीजें करनी अच्छी लगती हैं या व्हाट ही इज रियली लाइक वो पता चले। सो ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अब अगले 2 साल में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो सीखनी चाहोगे? यार पता नहीं, ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या सीखना चाहूंगा। देखो, पहली चीज तो मैं सीखना चाहूंगा मैं पर्सनली सीखना चाहता हूँ, वो है ये जो घर के अंदर अपना करते हैं ना खुद से काम। आपको खुद से प्लम्बिंग करनी है, खुद से घर का कुछ ठीक करना है, या फिर वो वुडन वर्क, कारपेंट्री, या जो भी जो बेसिक करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, वो मेरे को सीखना है। really love to, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कनाडा में महंगा बहुत है वो। हाँ, आपको पता है एक जॉब में इवन माय वीपी सेड कि हम एक सेफ्टी मोमेंट प्रेजेंट करते थे, उसमें था कि खुद आप ये इलेक्ट्रिशियन वाला काम ना करो, सॉकेट्स को टच ना करो, एंड माय वीपी वुड बी अर्निंग अ लॉट, राइट? ही आल्सो सेड कि ये तो बहुत महंगे होते हैं, मैं तो खुद ही करता हूँ। ओके। अरे हमें अपने इस घर में जहां हम अभी मूव हुए हैं, यहाँ पे हमें कुछ वॉल्स पेंट करानी थी। एक वॉल की मैंने फोटो भेजी थी कि भाई ये पेंट करनी, क्योंकि हमारा ना हाथ नहीं पहुंचेगा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि कितना लगेगा, वो कहता $450 फॉर 1 वॉल। मैंने कहा भाई अच्छा वो तेरे घर की नहीं बोली, तुम तो बोल देते $10,000 लगेंगे। तो इसलिए हमने फिर खुद की, वो पीछे जो वॉल है वो हमने खुद ही की फिर। नाइस। ओके,
तो ये मैं सीखना चाहूंगा। ठीक है। हाँ, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल कि कभी भी कुछ हो आप खुद से कर सकते हो। किसी और का भी कर सकते हैं। कभी रिसेशन यस, वगैरह आ गया, एटलीस्ट यू हैव सम इनकम सोर्स। यस। जस्ट दिस वन थिंग, बाकी तो मेरे को पता नहीं। अच्छा। हाँ, अभी के लिए ये, फिर नेक्स्ट अपने आप आती जाएंगी। सेकेंड वन, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अ मैन इन हिज अर्ली 20s, स्पेसिफिक टू मेन? स्पेसिफिक टू मेन इन अर्ली 20s, अर्ली मिड 20s, कुछ भी। आई डोंट नो, बहुत सारी एडवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन जो अभी एक माइंड में चीज आ रही है वो ये है कि जो अगर अभी रिस्क लेना चाहते हो ना, मैं पर्सनली वो रिग्रेट करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो कर लो, सोचो मत थोड़ा, आपके यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आजकल जो बात होती है स्टूडेंट से, वो सोचते हैं कि हम 22 के हो गए, हम 23 के हो गए, अब क्या होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत फोमो क्रिएट होता है कि भाई 22 के 23 के लोगों ने ये सब कर लिया, 24 साल के बंदे ने ऐसा अचीव कर लिया, तो लोगों को फोमो होता है कि हम 24 के हो गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि यार अभी बहुत लाइफ पड़ी है, तो कोई रिस्क लेना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर जॉब मार्केट के अंदर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने आप को, डेफिनेटली डू दैट, उसके लिए टाइम निकालो और करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। मतलब लाइफ रीस्टार्ट करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल वाली चीज है। रिस्क लो, अगर फेल हो जाते हो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर लोगे, तो अभी टाइम है हाँ, तो कर लो। जब व्हेन यू आर 30, 32, 33, 35, तो थोड़ा सा आपको फैमिली अगर बन जाती है तो आपको फिर सोचना पड़ता है। और क्योंकि और डिपेंडेंट्स भी होते हैं, इट्स नॉट जस्ट यू। यस, यस, तो अभी जो करना है कर लो, और कहीं कुछ भी करना है, कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने वाले हो आगे, तो थोड़ा सा उसके ना रिसर्च करके लोगों की बातों में आके मत करो, अपनी थोड़ी रिसर्च करो खुद से, चार ऑनलाइन जाके पता करो कि क्या है क्या नहीं है, फिर करो वो चीज। तो यही मैं एडवाइस देना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है रिस्क वाली, एंड जो आपने सोशल मीडिया के साथ रिलेट किया है कि ये बहुत सच है, बिकॉज मैंने भी ऐसे बच्चों से बात की है, वो बोलते हैं कि मैं तो इतने का हो गया, and मैं पूछती हूँ आप कितने साल के हो, कहेंगे 22। हम लाइक, आप कहाँ से, आप अभी बच्चे हो। इनफैक्ट अभी भी मेरी एज में भी अगर कोई 35 साल का है बंदा, आई एम अभी करंटली मैं 32 का हूँ, तो अगर मैं किसी 35 साल के या 33 साल वाले को देखता हूँ, आई सी को उन्होंने तो ऐसे कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अभी इस सिचुएशन में हूं। कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी लाइफ होती है, अपने आप को किसी की लाइफ से कंपेयर मत करो, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में तीन गोल्डन वर्ड्स हैं, किसी वो एट एनी एज, अगर आप 20 में हो तो बहुत आपको यूजफुल रहेंगे कि भाई आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया, आपको फोमो हो रहा है सोशल मीडिया देख के, या फिर कुछ भी हो रहा है, कोई बहुत स्मार्ट सा लड़का है, वो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, आपको फोमो हो रहा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यू डोंट नो कि उनके पीछे का क्या सिनेरियो है। किसी ने कोई आपको गाड़ी दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, यू डोंट नो कि पीछे क्या चल रहा है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि आपको फिर को नहीं पता क्या हो रहा है। लाइक आई डोंट नो कि क्या सीन है, या right? अगर पॉजिटिव मोटिवेशन लेना चाहते हो वो अलग बात है, बट जो एंजाइटी, पीपल गेट एंग्शियस कि ओ मेरी लाइफ में क्या होगा, और उससे फिर वो लूप होल में चले जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास पूरा डेटा नहीं है ना, हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए, वी शुड हैव एवरीथिंग, तब फोमो बनेगा भी कि मेरे को सब पता है। अब थोड़ा मेरे को आया कि यार इसने तो ऐसे कर लिया, मैंने नहीं किया, मेक सेंस। अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपके पास सारा डेटा है ही नहीं, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो सच है नहीं है क्या है, डरने की क्या जरूरत है, यू डोंट नो कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ये मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरे को सही लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, तो क्या कोई और भी करके देख सकता है। वैलिड। नेक्स्ट वन, व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट कनाडा? मेरे को समर्स बहुत सुंदर लगती हैं, और मेरे को ना एक चीज मेरे को बड़ी बढ़िया लगती है। देखो मैं तो बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आता हूँ, हमें था मेरी बहुत ही फनी सी चीज है, आई डोंट नो फनी या नहीं है, जो भी है, कि गलियों में गाड़ी घुसाना, परेशान होना। यहाँ पे भाई साहब 1 सेकंड में गाड़ी बाहर निकली, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में पार्किंग से गलियों में गाड़ी घुसा के पार्किंग में डालना, फिर अगर आप गली के बीच में रहते हो तो 4 पड़ोसियों को जाके बोलना कि अपने स्कूटर साइड कर लो, मेरे को गाड़ी बाहर लेके जानी है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हेडेक था। यहाँ पे मेरे को बहुत मजा आता है वो करने में, कि गाड़ी निकाली, ढूंढ करके ले गए। हाँ, ये छोटी छोटी खुशियां आई थी, चीज है। ये बहुत मैटर करती है। हाँ, और समर्स की तो बात ही क्या कहें यार, बहुत सुंदर है। आई थिंक समर्स इतनी सुंदर हो जाती है कि वो जो विंटर वाला ड्रेड है वो बेरेबल बना देती है कि अब समर आएगी। वैसी ऑनेस्टली मैं बताऊं, विंटर भी मेरे को बहुत सुंदर लगती है। लाइक वो भी मेरे को नेचर का पार्ट है,
मैं उस इंजॉय करता हूँ। मेरी वाइफ इंजॉय नहीं करती हो, उनको होता है क्या स्नो गिर रही है क्या है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब स्नोफॉल होती है बाहर जाना, मतलब एंजॉय दैट। तो मेरे को कनाडा का समर्स टॉप पे, लेकिन एज अ होल मेरे को वेदर कनाडा का ठीक लगता है। वेदर इन द सेंस जो नेचुरल ब्यूटी है, नॉट वेदर, नेचुरल ब्यूटी। एनवायरमेंट पूरा ऐसा कहीं भी खड़े होकर फोटो खींच लो, सुंदर ही आएगा। दैट इज ट्रू। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को ये रियलाइज करवाया, एक बारी ना मैं बाहर घूम रही थी एंड मेरे को फोन आया एंड मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ एंड मेरा फ्रेंड कहता, भानी ये क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ये तो रोज ऐसे ही लगते हैं, मैं तो भूल भी गई थी कि ये कुछ डिफरेंट है, बस बंदा यूज टू हो जाता है। या एग्जैक्टली। जब मैं पहली बार कनाडा में आया था, मैं विनिपेग में आया था। विनिपेग छोटा सा टाउन है, छोटी सिटी है, नॉट टाउन, तो पॉल्यूशन वगैरह बहुत कम है। तो वहां पे, और मैं आया था सितंबर में, तो क्लाउड्स उस वक्त बहुत सुंदर होते हैं। और मैं देख के ना हैरान हो गया था कि भाई क्या है ये, क्या है ये, नकली लगता है, ऐसे लगा किसी ने पेंट किया हुआ है। तो और ऊपर से अल्बर्टा साइड चले जाओ तो बिल्कुल ही, इसलिए हम हर साल अल्बर्टा घूमने जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुंदर ही इतना है। और हर बार हम नई जगहों पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह ही बहुत ज्यादा है घूमने के लिए। जब मैं अपने पेरेंट्स को लेके गया ना बैंफ में, मेरे को उनका एक याद है। अब इंडिया में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे पहुंचे और वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। लाइक आपने एक लेक देखी, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में देखो, सुखना लेक पहुंचे, दैट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। वहां पे चीजें करेंगे, बोटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, एंजॉय, पिकनिक मनाएंगे। अब जब आप कैलगरी से बैंफ की तरफ जाते हो ना, तो एक लेक आती है जहाँ पे फैक्ट्री सी है एक, वहां पहुंचे, फोटोज वगैरह क्लिक की। वो बेचारे भोले भाले कहते हैं यही था बैंफ। मैंने कहा नहीं, अभी तो बैंफ एंटर भी नहीं किए, अभी तो उससे पहले है हम। तो अभी जा रहे हैं। तो उनको लेक मोरेन बहुत अच्छी लगी थी। मतलब वहां पे मेरा रोना निकल गया था कि मैं उनको ये दिखा पाया ये जगह, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड दे वेरी मच लाइक्ड इट, कि कहाँ ही आ गए हम, पता नहीं कौन से स्वर्ग में आ गए। मेरे को वो भूलता नहीं है जब मम्मी बोली थी हो गया बैंफ हो गया। बट उससे उनको और कितना मजा आया होगा ना, कि उनकी एक्सपेक्टेशन इधर हो गई थी और फिर उन्होंने ऐसी चीज देख ली। या या फिर साहिब, तो आप इंडिया का कुछ मिस करते हो अभी या नहीं, फैमिली के अलावा? इंडिया का ऑनेस्टली कुछ नहीं, फैमिली मिस होती है बस, अदरवाइज सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। चाट पकौड़ी खानी है, टिक्की खानी है, वो भी मिल जाता है, छोले भटूरे मिल जाते हैं। अगर मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक होके बोलूँ, मैं बोलूँ खाना नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है यार, एवरीथिंग इज हियर। तो एज सच मैं कुछ ज्यादा मिस करता नहीं हूँ, बस फैमिली की याद आती है। और एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं रहा था, जहाँ पे मैं पढ़ा था, वो अब कैसा है। मतलब जिस वो स्कूल की, वो जहाँ स्कूल के आसपास जहाँ हम घूमते थे, टाइम पास करते थे, पहली गर्लफ्रेंड जहाँ बनी थी, उधर घूमने गए थे, वो जगहें मैं देखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि अब वहां पे कैसे है। बस ये मेरे को मिस होता है, अदरवाइज इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एंड वो तो नॉस्टैल्जिया है मोमेंट्स का, नॉट डिपेंडेंट ऑन कंट्री। वो बस इंडिया में हो गई तो उसके कारण। एग्जैक्टली, तो बस वो मैं देखना चाहता हूँ, अदरवाइज इतना कुछ मैं ज्यादा मिस नहीं। ऑनेस्टली यार मैं क्या झूठ बोलूँ, नहीं करते यार। नेक्स्ट वन, आप अनवाइंड कैसे होते हो, अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो? फ्री टाइम, मेरा एक तो यार फ्री टाइम होता ही नहीं है। फ्री टाइम नहीं होता मेरे पास। बाकी करना हो तो मैं आई डोंट नो, टीवी वेब सीरीज वगैरह देख लेता हूँ, एक अलग स्टोरीज वगैरह देखने को मिल जाती है, वरना हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो कुछ सीरीज या कुछ देख के मेरे को ये होता है कि एक अलग कहानी देखने को मिल जाती है, वरना वही कहानी चल रही है, हस्बैंड वाइफ खाना बना रहे, यूट्यूब वीडियो बना रहे, ऑफिस जा रहे, तो कितने पैसे आ गए, इतने सेव कर लो, ये बजट बना लो, यही जिंदगी चल रही है। तो कोई मूवी देख के या कोई सीरीज देख के एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, फिर अलग अलग कुछ एक अलग जोन में चले जाते हैं, तो वो मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा अनवाइंड हो जाता है, रिलैक्सेशन होती है। अगर आपको सीरीज पसंद है तो अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, एक सपने वर्सेस एवरीवन, यूट्यूब पे ही है, अब देखना, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, या फॉर श्योर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक टू स्पेंड योर मनी ऑन? मेरे को सबसे पहले, मेरे को जब मैं अपने गैजेट्स वगैरह पे मनी स्पेंड करता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। जैसे कोई मान लो कोई $1500 का मेरे को लेंस लेना है कैमरे का, तो मेरे को नहीं होता, मैं ले लो, कोई बात नहीं, अच्छा है, मेरे को मजा आता है। उसके बाद ट्रैवलिंग पे जब हम पैसे स्पेंड करते हैं, उसमें हमें मजा आता है, क्योंकि उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि हमारी लाइफ में आगे जाके बच्चों को, पोतो पोती को कहानी बताने के लिए कुछ तो होगा, देखो हम आरवी पे गए थे, ऐसे किया था। ये नहीं होगा बस कि हम जॉब किया, ये कुछ ब्रेक होएगी, तेरा दादा गया था आरवी पे यहाँ से वैंकूवर, तो वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम पैसे स्पेंड करते हैं, उस पर भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होता है। तो ये मतलब, और अगर मैं थोड़ा सा
थोड़ा समझदार होके बोलूँ तो कोई भी जो अगर मैं कोई भी चीज जो मेरे को पैसे बना के देती है उस पे पैसे स्पेंड करने में मेरे को कुछ नहीं होता कि हाँ यार इससे मैं पैसे बना लूंगा, जो भी मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो भी रिकवर कर लूंगा, तो कोई मेरे को टेंशन नहीं होती है। तो ये नाइस। और जो मेरी वाइफ मांगती हैं उनको कोई, और ये मैं अभी डिस्कवर किया है मैंने अपने आप में, पहले मैंने डिस्कवर नहीं किया था। जब वो कुछ मांगती हैं तो उस चीज उनकी कोई इच्छा है कि मेरे को ऐसे करना है, घर में ये लाइट्स लगानी है या फिर मैं कुछ करना है, उस पर मेरे को मनी स्पेंड करने में कोई रिग्रेट नहीं होता या फिर मेरे को नहीं होता यार पैसे खर्च हो गए। मेरे को अच्छा लगता है कि उसको अच्छा लगा, उसको खुशी हुई। ये पहले नहीं हुआ था, अभी मैंने थोड़ा मेरे अंदर से फीलिंग आनी शुरू हुई है। कैसे चेंज आया? बिकॉज दैट्स सो स्वीट। मेरे को खुद नहीं पता। पहले जब हम मैरिड नहीं थे, इनफैक्ट मैरिड होने के 1 साल तक भी थोड़ा सा होता था कि यार यहाँ अगर यहाँ पे 100 की जगह 50 हो जाते तो हो सकता था। लेकिन जब कोई चीज उनको पसंद है, उनको कुछ करना है, उनको कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आज का एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज हम एक लाइट्स लेने गए थे, हमें ना अपने डेक पे लाइट्स लगानी है सोलर वाली। एक $31 का भी था ऑप्शन, एक $50 का भी ऑप्शन था। तो उनको वो $50 वाली ज्यादा पसंद थी, काम 31 से भी चल रहा था। पहले हमने 31 वाली रख ली, लेकिन जब वो कहते कि मेरे को ये वाली ज्यादा पसंद है, ये लाइट ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, सुंदर ज्यादा है या फिर जो भी एस्थेटिक है, तो $50 वाली जब कार्ट में रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं 50 वाली ले लेते, $20 का। लेकिन उनके फेस पे जो वो खुशी थी ना, वो मेरे को अच्छी लगी। तो मैंने कहा फिर ठीक है यार। तो वो $50 मेरे को कुछ नहीं हुआ कि कोई बात नहीं 30 के 50 हो गए, क्या बात है, 60 भी हो जाते कोई बात नहीं। वो खुशी हो देख के अच्छा लगता है, वो मैंने अब देखनी शुरू की है शायद। नहीं, सही है, आपको खुद से रियलाइज हो गया। एंड ये क्वालिटेटिव बेनिफिट्स हैं इसमें। चलो वो नहीं है कि इतने पैसे बचे, बट जो खुशी आपको मिल रही है उनके चेहरे पे देखने की, दैट इज जस्ट लाइक आउट ऑफ अ लाइफ एक्सपीरियंस। तो यार उसी के लिए तो जी रहे हैं, वरना फिर यही चीज अगर मैं कहूंगी 20 साल बाद करेंगे, रिटायरमेंट प्लान हो जाएगी तब करेंगे, तब क्या फायदा, तब पता नहीं क्या ही होना है। तो बैलेंस आउट करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि भी सब कुछ छोड़ दो, बैलेंस आउट अगर हम करें तो सही है। और वो भी समझदार है, वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे ये मेरे को $50,000 का लेके, तो ऐसा थोड़ी है। तो वो भी समझदार है, और फिर वो भी जब अपनी मतलब समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच गुर साहिब। बहुत अच्छा लगा, हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे एंड इट वाज सो ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड नेक्स्ट मीटिंग हमारी इन पर्सन होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली।